हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की, जो कि एक प्रिमिटिव टाइप की शेड्यूलिंग है। इससे पहले हम बाकी सारी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग्स के बारे में और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं। आइए इसको देख लेते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर असाइन किया गया होगा और उस प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पर ही प्रोसेसेस सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। यहां पर एक बहुत ध्यान देने लायक बात यह है कि आपको क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया रहेगा कि कौन से नंबर की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें हमने लिखा है हायर नंबर हायर प्रायोरिटी, मतलब इन प्रायोरिटी को अगर हम देखें ध्यान से तो हायर नंबर विद दी हायर प्रायोरिटी यानी 5 नंबर की जो प्रोसेस है, यानी जिन प्रोसेस के सामने 5 लिखा है, यानी जो भी हाईएस्ट नंबर रहेगा 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो जो भी सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा यानी उस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी और जिस प्रोसेस के सामने सबसे कम नंबर लिखा रहेगा उस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे कम होगी इस केस में। और अगर इसको रिवर्स करके लिख दिया गया कि लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, यानी अगर किसी के सामने 1 लिखा है तो इसका मतलब उसकी टॉप प्रायोरिटी है और 5 या 6 वाले की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन किस तरह से करना है, प्रायोरिटी किसको मानना है, ये आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया रहेगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर हमने 5 प्रोसेसेस लिए हैं, अराइवल टाइम दिया गया है, प्रायोरिटी दी गई है एंड देन द बर्स्ट टाइम दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले प्रायोरिटी को हम बेसिकली तभी देखेंगे जब हमारे पास कम से कम 2 प्रोसेसेस रेडी क्यू में पहुंच चुके होंगे प्रोसेस करने के लिए। बट अराइवल टाइम भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जब तक प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव ही नहीं होगा तो फिर बेसिकली प्रायोरिटी को देखने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो भी प्रायोरिटी नंबर वाला, चाहे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ही सबसे पहले क्यों ना पहुंच गया और उस टाइम सीपीयू अगर खाली है तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूशन में उठा लेगा। ऐसा एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले क्या होने वाला है। रेडी क्यू में अभी सीपीयू का टाइमिंग हमारा 0 टाइम यूनिट पर है। 0 टाइम यूनिट पर प्रोसेस P1 अराइव हुआ, बाकी और कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, तो केवल P1 रेडी क्यू में पहुंचा अपने एग्जीक्यूशन के लिए विद द बर्स्ट टाइम 4। हालांकि इसकी प्रायोरिटी सेकंड है, एज पर द क्वेश्चन गिवन नंबर 5 वाले प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होने चाहिए, लेकिन बात यहां पर वही है, जब वो रेडी क्यू में पहुंचे ही नहीं है, उनका जो अराइवल टाइम है दैट इज 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, तो अभी बेसिकली यही पहुंचा है तो इसी को ही प्रोसेस किया जाएगा। तो बिना देर किए हुए सीपीयू इस पर्टिकुलर P1 को पिकअप करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन और यहां पर एग्जीक्यूशन के लिए लेगा। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि हम सीपीयू इसको 1 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा और फिर देखेगा कि क्या 1 टाइम यूनिट पर कोई ऐसा प्रोसेस पहुंचा है जिसकी प्रायोरिटी इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस से ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर इसको बेसिकली प्रीम्प्ट कर दिया जाएगा एंड देन दैट प्रोसेस विल बी टेकन इनटू द प्रोसेस। आइए इसको देख लेते हैं। हमने इसको 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट किया, यानी 1 टाइम यूनिट तक हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब इसका जो बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है वो 3 बज गया। अब अराइवल टाइम 1 पर, यानी टाइम फ्रेम 1 पर, टाइम यूनिट 1 पर प्रोसेस P2 पहुंचा और इसकी प्रायोरिटी है 3। P1 जो प्रोसेस हो रहा था उसकी प्रायोरिटी 2। हम यहां पर बात कर रहे हैं हायर नंबर हायर प्रायोरिटी, यानी इसकी प्रायोरिटी अब कंपैरेटिव टू दी P1 ज्यादा है। तो प्रोसेस यानी सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस P1 विल बी कॉन्टेक्स्ट स्विच्ड एंड प्रोसेस P2 विल बी इनटू द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस P2 को सीपीयू पिकअप कर लेगा और जैसा बिहेवियर उसने P1 के साथ अप्लाई किया था, यानी 1 टाइम यूनिट के लिए उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसी तरह से वो P2 को भी एग्जीक्यूट करेगा, ये देखने के लिए कि कहीं टाइम यूनिट 2 पर कोई और बड़ी प्रायोरिटी वाला एग्जीक्यूशन तो नहीं आ गया, प्रोसेस तो नहीं आ गया एग्जीक्यूशन के लिए। तो हम यहां पर इसको 2 पर जाकर के देखते हैं एंड 1 सेकंड तक इसको हमने एग्जीक्यूट किया, तो इसका जो रिक्वायर्ड टाइम यूनिट है वो 2 बज गया। आगे आए 2 टाइम यूनिट पर सीपीयू फिर से हॉल्ट होगा एंड देन चेक करेगा कि क्या कोई पहुंचा है प्रोसेस अराइवल टाइम पर। जी हां, पहुंचा है और उसकी प्रायोरिटी है 4, यानी P1 और P2 की प्रायोरिटी रेस्पेक्टिवली 2 एंड 3 थी, इसकी प्रायोरिटी हो गई 4। हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, देन इसकी प्रायोरिटी इन दोनों से भी ज्यादा हो गई है, तो यानी अब P2 भी P1 की तरह कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया जाएगा और P3 को एग्जीक्यूशन में लिया जाएगा। इसका बर्स्ट टाइम है 1, तो यानी 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होकर के पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, यानी P3 को जैसे ही सीपीयू ने एग्जीक्यूशन दिया और अगले 1 सेकंड में ये एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल गया, तो यानी P3 सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब 3rd टाइम फ्रेम पर, टाइम यूनिट पर क्या कोई और प्रोसेस पहुंचा है अराइवल पर? जी हां, प्रोसेस P4 अराइवल टाइम यानी 3 टाइम यूनिट पर पहुंचा है प्रोसेस के लिए, रेडी क्यू में पहुंच गया है एंड विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी।
5 नंबर आप देख सकते हैं विद दी हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब यहां पर आप ध्यान दीजिए और कोई तो है नहीं, यानी 6 नंबर 7 नंबर और कोई तो बचा नहीं, यानी ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। हालांकि आप देख रहे हैं यहां पर 2 प्रोसेसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, लेकिन इसका अराइवल टाइम इससे बाद में है। तो हमने बात की है, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि कहीं अगर बस टाइम सेम होता है या यहां पर प्रायोरिटी सेम है तो हम उस केस में अराइवल टाइम को देखेंगे, जिसका अराइवल टाइम सबसे पहले है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लिया जाएगा। और क्योंकि यहां पर P4 की प्रायोरिटी 5 है जो कि सबसे ज्यादा है और उसका अराइवल टाइम भी इस P5 से पहले है, तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे को बिना रुके सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और 3 से टाइम यूनिट से शुरू करके P4 को लेगा एग्जीक्यूशन के लिए और 8 टाइम यूनिट तक इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल देगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। अब टाइम यूनिट है 8, क्या कोई और प्रोसेस पहुंचा है? जी हां, ये P5 पहुंच गया है और इसकी प्रायोरिटी भी 5 है। जो प्रोसेस अभी वेट कर रहे हैं, यानी ये तो खत्म हो गया है, ये वाला भी खत्म हो गया है, ये वाला भी खत्म हो गया है, P1 एंड P2 स्टिल आर वेटिंग इन द रेडी क्यू, बट P5 की बेसिकली यहां पर प्रायोरिटी इन दोनों से ज्यादा हुई है। भले ही उसका अराइवल टाइम लेट है, लेकिन यहां पर प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है। तो अब P5 को पिकअप करेगा सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए और इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल देगा, यानी P5 को एग्जीक्यूशन के लिए लिया गया और 10 टाइम यूनिट पर P5 भी बेसिकली बाहर निकल गया। अब आ जाते हैं ऊपर, हमारे पास ये दोनों बचे हुए हैं P1 एंड P2 एग्जीक्यूशन के लिए बचे हुए हैं और इनकी रेस्पेक्टिवली प्रायोरिटी है 2 एंड 3। हम यहां पर बात कर रहे हैं हायर नंबर हायर प्रायोरिटी, यानी इसका नंबर है अब एग्जीक्यूट होने का, यानी P2 को पिकअप किया जाएगा और पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी P2 को एग्जीक्यूट किया 2 टाइम यूनिट तक, P2 एंड 12 पर ही एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल गया। एंड देन फाइनली एक ही बचा है, सीपीयू के पास और कोई काम है नहीं, देन सीपीयू इसको पिकअप करेगा, फाइनली इसको 3 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा और इसको फिर बाहर निकाल देगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। दिस इज हाउ वी आर जस्ट मैनेजिंग दी प्रायोरिटीज एज पर द गिवन ऑर्डर। तो यहां पर अराइवल टाइम भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, प्रायोरिटीज भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और उसके हिसाब से यहां पर हम सीपीयू बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विच या प्रीएम्पशन प्रोसेसेस के बीच में कर रहा है। इनको साफ कर लेते हैं एंड देन वी विल बी फिलिंग दी कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम। आइए अब भर लेते हैं इसमें कंप्लीशन टाइम को। कंप्लीशन टाइम फिल करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस हमारा किस टाइम पर कंप्लीट हुआ है। सबसे लास्ट पे देखने से शुरू करें तो P1 का कंप्लीशन टाइम 15 है। अब आप यहां पर देखिए P1 सबसे पहले पहुंचा था और उसका कंप्लीशन टाइम सबसे बाद में है, यानी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ रही है, बट इट विल बी डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटी नंबर कि आप किस तरह से बेसिकली क्वेश्चन में जो दिया गया हुआ कि हायर नंबर दी हायर प्रायोरिटी ले रहे हैं या लोअर दी नंबर लोअर दी प्रायोरिटी ले रहे हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी करके करूंगा तो बेसिकली आंसर कुछ और आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम P2 की बात कर लेते हैं। P2 का कंप्लीशन टाइम है 12, P3 का कंप्लीशन टाइम है दैट इज 3, P4 का कंप्लीशन टाइम हुआ 8 एंड P5 का कंप्लीशन टाइम हुआ 10। टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम दैट इज 15 माइनस 0 विच इज 15, 12 माइनस 1 11, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 4 6। क्लियर हो रहा होगा आपको जहां तक है। अब वेटिंग टाइम की क्या बात कर लेते हैं। वेटिंग टाइम इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब यहां पर लिख भी लेते हैं दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, तो 15 माइनस 4 दैट इज 11, 11 माइनस 3 दैट इज 8, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 दैट इज 4। देन रेस्पॉन्स टाइम को फिर से रिकॉल करते हैं। जब एक प्रोसेस पहली बार एग्जीक्यूशन में आया होगा सीपीयू में माइनस अराइवल टाइम, तो अभी हम देखें P1 सबसे पहले एग्जीक्यूशन में आ गया 0 टाइम यूनिट पर और उसका अराइवल टाइम भी 0 था, तो 0 माइनस 0 विच इज 0। P2 की बात करते हैं। P2 1 टाइम यूनिट पर ही एंटरटेन कर लिया गया, यानी रेस्पॉन्स दे दिया गया सीपीयू के द्वारा, तो 1 माइनस इट्स अराइवल टाइम 1 माइनस 1 विच इज 0। P3 की बात करते हैं। P3 को 2 टाइम यूनिट पर बेसिकली सीपीयू ने एंटरटेन किया, P3 2 पर ही पहुंचा था, यानी अगेन 0। P4 की बात करते हैं। P4 को 3 टाइम यूनिट पर लिया गया प्रोसेस के लिए, अराइवल टाइम भी उसका 3 था दैट इज 0। और P5 की बात करते हैं।
P5 को एंटरटेन किया गया 8 पर, उसका अराइवल टाइम था 4, देन इट्स 4, तो 8 - 4 दैट इज 4। इनका टोटल कर लेते हैं एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द एवरेजेस ऑफ देम। यहां पर इन सबका टोटल कर लिया है। कंप्लीशन टाइम टोटल इज 48, टर्न अराउंड टाइम 38, वेटिंग टाइम 23 एंड रेस्पॉन्स टाइम इज 4। इन सबके बेसिस पर हमने यहां पर एवरेज कैलकुलेट किया है। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 5, देन एवरेज कंप्लीशन टाइम विल बी 48 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज 9.60। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 38 डिवाइडेड बाय 5 7.60। एवरेज वेटिंग टाइम 23 divided by 5 4.60 and average waiting time which was less than 5 then 4 divided by 5 0.80। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में देखें तो रेस्पॉन्स टाइम इसमें सबसे कम आ रहा है। हालांकि ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। यहाँ पर बस टाइम कितने हैं, प्रायोरिटी किस लेवल पर दी गई है। यहाँ पर अगर प्रायोरिटी बदल जाएगी तो बेसिकली क्वेश्चन का बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा, गैंट चार्ट बिल्कुल अलग तरह से बनेगा। अराइवल टाइम अगर अलग तरह से दिए गए होंगे तो बेसिकली कुछ और तरह से बनेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हुआ है। अभी हम एक एग्जांपल और लेने वाले हैं जिसमें कि हम प्रायोरिटी की जो शेड्यूलिंग है यानी प्रायोरिटी का जो रेफरेंस है तो उनको हम बेसिकली पलट देंगे, यानी हम लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से बदल देते हैं। अराइवल टाइम भी अलग लेंगे, प्रायोरिटी के नंबर भी अलग लेंगे, बस टाइम भी अलग लेंगे, सो दैट आपका ये बेसिकली पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को बदलते हैं एंड देन वी विल टेकिंग द लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब हमने यहां पर दूसरा क्वेश्चन ले लिया है which is having the priority, new priorities, new arrival time, new bus time and the concept is just different। अब हमने यहां पर लिया है lower the number higher the priority, यानी अब इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से ट्रीट करेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट नंबर पर दे रखी है, यानी फर्स्ट नंबर के प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, सेकंड वाले की सेकंड, थर्ड वाले की थर्ड, फोर्थ की फोर्थ एंड ऑन, इस तरह से चलने वाला है। बस टाइम भी बिल्कुल अलग लिए गए, अराइवल टाइम भी बिल्कुल अलग लिए गए। आइए इसको देख लेते हैं। अराइवल टाइम अभी सीपीयू का भी 0 है। अराइवल टाइम 0 पर क्या कोई प्रोसेस पहुंच रहा है? हाँ जी पहुंच रहा है। P1 पहुंचा रेडी क्यू में। क्या कोई और भी पहुंचा है? क्योंकि जब कोई और भी पहुंचा होगा तो कंपटीशन तब स्टार्ट होगा, तब हम प्रायोरिटी को देखना शुरू करेंगे। लेकिन जब एक ही प्रोसेस है, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं, एक ही प्रोसेस है तो प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं है। सीपीयू बिना देर किए उसको पिकअप करेगा प्रोसेस के लिए। तो अभी अराइवल टाइम 0 पर P1 ही पहुंचा है, बाकी और कोई नहीं पहुंचा है। इट डजंट मीन कि यहां पर कौन सी प्रायोरिटी नंबर असाइन है, ये उसको पिकअप करेगा फॉर द रेस्ट नेक्स्ट 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड के लिए उसने उसको पिकअप किया, 1 सेकंड के लिए उसने इसको पिकअप किया एंड देन क्या अराइवल टाइम 1 पर, इस टाइम यूनिट 1 पर कोई और प्रोसेस पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, अभी कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये इसको अगले 1 सेकंड तक कंटिन्यू करेगा। तो यानी हम यहां पर बिना देर किए हुए समझते हुए इसको यहां पर 2 कर देते हैं, यानी अगले 2 सेकंड तक शुरुआत से लेकर के P1 ही प्रोसेस हुआ। अब यहां पर 2 को देखिए, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट स्विच होना है? देखते हैं। अराइवल टाइम 2 पर यानी बेसिकली टाइम यूनिट 2 पर क्या कोई प्रोसेस अराइव हुआ है? जी हां, प्रोसेस P2 अराइव हुआ है एंड विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसकी प्रायोरिटी 1 है, उसकी प्रायोरिटी 2 थी। जो बेसिकली P1 जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी प्रायोरिटी 2 थी, लेकिन अब P2 की जो प्रायोरिटी है वो 1 है। ये सबसे ज्यादा है। अगर आपको याद होगा पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया जिसकी 5 थी उसको हमने बिना रुके एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी उस टाइम 5 के हिसाब से सबसे हाईएस्ट थी। यहां पर इस 1 की सबसे हाईएस्ट है, तो बिना रुके इसके पूरे के पूरे बस टाइम यानी इसको बिल्कुल रन थ्रू दिया जाएगा, इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू। तो P1 को यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच किया गया, तो जब कॉन्टेक्स्ट स्विच किया गया तो जितने टाइम तक ये एग्जीक्यूट हो गया उतना हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यानी अभी हमारे पास 4 बस टाइम यानी 4 टाइम यूनिट और बचे हैं P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए। आ जाते हैं, कंट्रोल चला गया P2 के पास और P2 को बिना देर किए उसने पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल दिया, यानी 4 तक इसको एग्जीक्यूट किया। यानी P2 इज द प्रोसेस विच इज गेटिंग फर्स्ट एग्जीक्यूशन। पहली बार ये एग्जीक्यूशन में हुआ एंड देन सबसे पहले प्रोसेस होकर के बाहर निकल गया। आगे आ जाते हैं, जब इसका टाइम यूनिट हुआ 4 तो क्या कोई और प्रोसेस अराइव होने के लिए पहुंचा है? अराइव हुआ है? नहीं हुआ। P3 पहुंचेगा 5 पर, अभी 4 पर कोई और नहीं पहुंचा। तो 4 से लेकर के 5 तक अब सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रेडी क्यू में इसे प्रोसेस करने का टास्क बाकी है। इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर ये पहुंच रहा होता 4 पर तब हम देखते, तो यहां पर अभी बेसिकली 4 पर और कोई नहीं पहुंचा और रेडी क्यू में हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोसेस वेट कर रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सीपीयू बिना देर किए इसको यहां पर पिकअप करेगा। यहां पर सीपीयू आइडल टाइम पर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहां पर हम 4 पर हैं, तो सीपीयू बिना देर किए P1 को उठाएगा अगले 1 सेकंड के लिए और इसमें से रह जाएगा 3। क्या 5 टाइम यूनिट पर कोई और प्रोसेस पहुंचा है? जी हां, प्रोसेस P3
अराइव हुआ है रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन इसकी प्रायोरिटी जो है वो है 3। जो ऑलरेडी प्रोसेस रेडी क्यू में है उसकी प्रायोरिटी है 2। इसका मतलब अभी इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों में ही सीपीयू कंपेयर करेगा तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, यानी इसको फिर से चांस देगा, यानी इसका एग्जीक्यूशन बरकरार रहेगा अगले 1 सेकंड तक। देखते हैं अगले 1 सेकंड तक देखते हैं, तो हम समझ गए हैं इसको। तो P1 एक सेकंड तक एग्जीक्यूट किया, तो अब इसमें से बचा 2। क्या 6 पर और कोई पहुंचा है? हाँ जी पहुंचा है, बट उनकी प्रायोरिटी है 5, आगे आने वाले की है 4, और जिसमें P1 काम कर रहा है उसकी है सेकंड। हम काम कर रहे हैं लोअर नंबर टू दी हायर प्रायोरिटी। इसका मतलब फर्स्ट नंबर वाला आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, इसका मतलब अब सेकंड नंबर वाले प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सीपीयू पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके बाहर निकालेगा बिना किसी और प्रोसेस के लिए वरी किए, है ना, कोई भी कंफ्यूजन स्टेट नहीं रहेगी, क्योंकि ये सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है, इसको ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो इसको बिना देर किए इसको हम खत्म कर देते हैं। 8 तक इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। यहां पर आप देखिए P1 ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, आप इसको एक साथ मर्ज करके भी लिख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएं तब आप एक एक करके लाएं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, और बाद में आप चाहे तो इसको मर्ज कर सकते हैं। अगर आप किसी बुक को रेफर कर रहे हैं, किसी इंटरनेट के नोट्स को रेफर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एक ही जगह आपको मर्ज करके दे दे और आपको एकदम से समझ में ना आए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल एकदम से मर्ज करके दिया गया हो, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको बेसिकली अलग अलग करके देखें। आप ऐसा छोड़ दें तो भी ठीक है, मर्ज कर देते हैं बाद में 4 से लेकर के डायरेक्ट 5 तक P1 को, तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब क्या देखने वाले हैं हम। हमने देखा है कि P1 तो एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल गया। नाउ टाइम यूनिट है 8 टाइम यूनिट तक अभी ये तो पहुंचा नहीं है, केवल ये दोनों पहुंचे हैं P3 एंड P4, क्योंकि वो अंडर द टाइम यूनिट 8 के आ रहे हैं। 5 और 6 पर ये दोनों पहुंच गए। जब ये दोनों पहुंच गए, तो अब इन दोनों की प्रायोरिटी को ऑब्जर्व करें। लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, यानी P3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है कंपैरेटिव टू दी P4। जब इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है और आगे आने वाले प्रोसेस की जो कि 10 पे पहुंचेगा उसकी भी इससे लोएस्ट है, तो यानी ये हम समझ गए हैं कि इस P3 को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, और P3 को एक ही साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं। सीपीयू ने पिकअप किया P3 को और एक साथ 4 टाइम यूनिट पर एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल दिया। जब यहां पर 12 टाइम यूनिट है, तो क्या कोई और प्रोसेस पहुंचा है? हाँ जी, P5 10 टाइम यूनिट पर पहुंच गया है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसका अराइवल टाइम 10 है। तो यानी अब ये दोनों कॉम्पिटिशन में हो गए। जब ये दोनों पहुंच गए रेडी क्यू में, तो अब देखेंगे इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है। इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद प्रायोरिटी 4, यानी लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, यानी अब इसका नंबर है एग्जीक्यूट होने का, ये अभी भी वेट करेगा। ठीक है, तो P5 को सीपीयू एग्जीक्यूशन मिलेगा और अब इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल देगा। तो यानी ये 15 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल गया, यानी P5 भी चला गया। अब केवल आपके पास P4 ही है, सीपीयू रेडी क्यू से इसको उठाएगा, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट था और कोई कुछ बचा नहीं है। देन इसको पिकअप करके 6 टाइम यूनिट इसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन 21 तक इसको एग्जीक्यूट करके ये बाहर निकाल देगा। आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ है। तो ये गैंट चार्ट बेसिकली वेरी करेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या दी गई है, आपका अराइवल टाइम क्या है, बस टाइम क्या है, कौन सा प्रोसेस कितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, तो उन सब के बेसिस पर ही गैंट चार्ट बेसिकली बनने वाला है। आइए इन सब वैल्यूज को फिल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द एवरेजेस ऑफ देम। हमने यहाँ पर कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम के टोटल कैलकुलेट कर लिए हैं। ये हमने किस तरह से फिल किया है, आई होप कि आपको सबको पता ही है। कंप्लीशन टाइम, जिस पर्टिकुलर टाइम यूनिट पर एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, एंड रेस्पॉन्स टाइम इज द प्रोसेस विच इज टेकन फर्स्ट टाइम इनटू द प्रोसेस माइनस द अराइवल टाइम। तो ये हम कई बार कर चुके हैं, आई होप कि आपको इस सबकी प्रैक्टिस है। देन टोटल, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ देम वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एवरेजेस ऑफ all the processes. So basically priority scheduling इस तरह से ही काम करेगी। आपको ये बिल्कुल क्लियर कट दे रखा होगा कि लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी है या हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी है, उसके बेसिस पर अराइवल टाइम क्या है, प्रायोरिटी क्या है, बस टाइम क्या है, ये सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो आई होप कि आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पूरी तरह से क्लियर हुई है। थैंक यू सो मच।